यूपीएससी। सरबजीत भारती जी, बीएससी आपका किस सब्जेक्ट में था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैथ्स। तो थर्ड ईयर में क्या था? फिजिक्स और मैथ्स था, ओके। केमिस्ट्री क्यों नहीं? सर केमिस्ट्री थोड़ा वीक पॉइंट था मेरा, इसलिए छोड़ना था। फिजिक्स और मैथ्स में कौन सा स्ट्रांग है? सर मैथ। मैथ्स स्ट्रांग है। टीजीटी के लिए ना? तो किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की? यूपी बोर्ड से। तो आपके समय में तो शायद एनसीईआरटी नहीं चलता था यूपी बोर्ड में। क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ाई की अभी? सर स्टडी तो कर रहे हैं इस पे, अब तक तो स्टडी किए हैं इस पे। क्लास 8th में मैथ्स में के एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सर 9th में? 9th में नंबर सिस्टम। 10th में? 10th में सर इसमें भी रियल नंबर। नंबर कितने तरह का होता है? नंबर सर मेनली तो वन ही टाइप्स का होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल सर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का मिक्सिंग होता है, इसमें मतलब प्लस या माइनस करके लगाया जाता है। जैसे a0 x पावर n प्लस a1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू पावर n माइनस 2 डॉट डॉट वन, मतलब a1 an x पावर 0, जिसमें सर a0 a1 a2 ये कॉन्स्टेंट्स हैं और n जो है होल नंबर्स। कांस्टेंट A1 A2 ये सब क्या है? रियल कांस्टेंट होना चाहिए या फिर? सर रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट मतलब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट नहीं हो सकता उसमें? सर वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब स्टडी करेंगे उसको कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मैंने तो ऐसा कहा नहीं कि आप रियल पॉलिनोमियल बताइए या कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बताइए, मैंने तो बस पॉलिनोमियल की बात आपसे की है। अच्छा, डिग्री क्या होता है? डिग्री सर जो वेरिएबल्स के पावर्स लगते हैं पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट जो पावर्स होते हैं उसको डिग्री कहते हैं। अच्छा, अगर पॉलिनोमियल मान लीजिए 1 है तो 1 की डिग्री क्या होगी? 0। और 0 की? 0 की भी 0 डिग्री ही होगी। ओके। कौन सा फेवरेट टॉपिक है आपका मैथ्स में? सर मैथ्स में तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है और इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स इन 1 वेरिएबल्स, और सर जैसे APGP हो गया, और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या है? हिंदी में नहीं बताइए, इंग्लिश में इसका थोड़ा वीक। सर हिंदी मीडियम से जी सर। यस सर। इसमें जैसे सर 2 इक्वेशन दिए हों तो जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उसके जो कॉफिशिएंट होते हैं उनका जो रेशियो होता है सेम आना चाहिए। अच्छा, ये जैसे 2 लाइन्स हैं, क्रॉस कर रहे हैं तो संगत होगा, और ओवरलैप कर रहे हैं तो भी संगत होगा। थोड़ा संगत? असंगत से अगर पैरेलल लाइन्स हैं तो असंगत होंगे। अच्छा, तो आप हिंदी में कह रहे हैं आप केवीएस में टीचर बनने जा रहे हैं? सर ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश में इसको तैयार करने के लिए, सर लगे भी हैं उसका। मतलब तैयार तो पहले से होना चाहिए ना। आप अगर केवीएस में आ जाना आपका मोटिव था तो आपको आपने 2016 में ग्रेजुएशन किया है ना? मान लीजिए इंटर आपने यूपी बोर्ड से किया, लेकिन बीएससी में तो आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की होगी, है ना? बीएससी में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की होगी, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, आपकी पोस्टिंग साउथ में कहीं हो गई, है ना? तो फिर आप क्या करेंगे? केवीएस तो ऑल ओवर इंडिया है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है ना? तो इसके लिए आपने कितनी तैयारी भी की? अगर आपका ये मोटिव होना चाहिए कि नहीं मुझे केवीएस में टीचर बनना है,
या बस ऐसे ही आपने दिया कि चलो भाई कहीं मिल जाए काम चला लेंगे? नहीं सर, काम चलाने के लिए नहीं सर। शुरुआत से ही जब से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तब से ही मतलब टीचिंग लाइन में टीचिंग करने का ही मतलब ज़्यादा शौक रहा है। बस 6 साल 2016 में आपने ग्रेजुएशन किया है, 6 साल 7 साल हो गए आप। तो हो गया सर, लेकिन जो टीचिंग अभी तक मतलब प्राइवेट स्कूल में भी किए, कोचिंग में भी मतलब किए, ट्यूशन भी दिए, तो अधिकतर सर हिंदी मीडियम के बच्चों को ही दिए हम। इसलिए थोड़ा सर इंग्लिश पॉइंट वीक पॉइंट बन गया। और सर विलेज एरिया में इंग्लिश मीडियम्स के बच्चे ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं, अधिकतर सब हिंदी मीडियम वाले से ही होते हैं, यूपी बोर्ड के ही होते हैं, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के नहीं होते हैं। तो थोड़ा ये वीक एरिया रह गया मेरा। टर्मिनोलॉजी तो आपको आनी चाहिए ना, मतलब इतना तो आप समझा ले जा सकें। बच्चे अगर पूछ दिए KVS के लिए नोट, ऑब्वियसली ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब उम्मीद है कि ज्वाइनिंग के पहले आप तैयार कर लोगे? तो कैसे आपसे उम्मीद की जाती है जब 7 साल में आपने नहीं तैयार किया, तो 70 दिन में कैसे हो जाएगा? सर अगर मन से किया जाए तो हो सकता है 70 दिन या 30 दिन में भी कर सकते हैं। मतलब ये बात मानते कि अभी तक आप मन से पढ़ाई नहीं किए हैं? नहीं सर, पढ़ाई तो की है मन से, लेकिन सर जो इंग्लिश लैंग्वेज की बात है इसको सर मन से नहीं किए। तो लैंग्वेज बैरियर तो होना ही नहीं चाहिए मैथ्स अगर सब्जेक्ट की बात करें तो। सर वर्ड्स मीनिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बाकी और सब तो क्लियर है सर। ओके चलिए सर। तो सुखजीत जी प्रेडिक्शन करते हैं कुछ? प्रेडिक्शन का आपको समझ रहे? जी सर, नहीं सर। श्योर श्योर नहीं, किसी ने पूछ रहा हूँ। नहीं सर, कुछ नहीं करते हैं सर। आप सर आपको देख के हो सकता है कह रहे हो सर, इसमें सर पायरिया के थोड़ा शिकार हो गए थे, और शुरुआती दौर में जैसे जब मतलब 8 साल या 9th सर के थे तो उसमें थोड़ा लापरवाही के दांतों के प्रति, और सर पायरिया का शिकार हो गए। 2-3 सालों तक दवा चलवाए, उससे थोड़ा दिक्कत हो गया। तो आप बस्ती से बिलोंग करते हैं? बस्ती में कितने तहसील है बस्ती जिले में? बस्ती जिले में सर 5 तहसील है। श्योर है? नहीं मंडल सर, सॉरी 5 नहीं सर, बस्ती जिले में सर कंफर्म नहीं सर, याद है। बस्ती का लिंगानुपात क्या है जिले में? सेक्स रेशियो कितना है? 1,00,000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? सर मतलब तैयार नहीं इस बारे में। बस्ती में एक जनजात पाई जाती है, क्या नाम उनका बता सकते हैं? और किसी एक बहुत ही अच्छे फेस्टिवल को शोक भी मनाते हैं। यूपी का राज्यपाल कौन है? ये भी और उपराष्ट्रपति कौन है आपके देश का? राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन? राष्ट्रपति बताइए। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति सर क्लियर नहीं किया। अच्छा मान लीजिए एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, आपके स्कूल में एक बच्चा है, ठीक है, जो शैतानी करता है, लेकिन घर पे जब वो जाता है तो घर में कोई भी शैतानी नहीं करता, मतलब वो ड्यूअल कंडीशन, ड्यूअल पर्सनालिटी को शो करता है। आप उस बच्चे को कैसे बैलेंस करेंगे अपने क्लास में? सर बैलेंस करने का पहला तरीका तो ये सर, क्लास जैसे स्कूल में वो शैतानी कर रहा, घर पे नहीं कर रहा, तो इस क्लास में क्यों शैतानी कर रहा, पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्कूल पे ही क्यों करता है, घर पे क्यों नहीं करता है, और उसके अकॉर्डिंग सर सॉल्यूशन उसके लिए करेंगे। तो जानना चाहते हैं क्या? सोल्यूशन सर जैसे दरअसल उसकी जो वीक पॉइंट जिसकी वजह से वो शैतानी कर रहा है, उसके लिए उसका मतलब उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, और फिर उसके पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ उसको लेके जाएंगे कि वो शैतानी ना करे। आप गणित के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा? गणित के क्षेत्र में या नोबेल प्राइज दिया जाता है? नोबेल प्राइज के बारे में आपको पता है? सर नोबेल प्राइज तो हाँ, लेकिन सर गणित के क्षेत्र में अभी तक सर पता नहीं कि हाँ गणित के क्षेत्र में मिला किसी को। अच्छा श्योर नहीं है। आप गणित सामान्यतः अगर देखा जाए तो सामान्य बच्चों के लिए गणित एक कठिन विषय के रूप में देखा जा सकता है। क्या इसके पीछे कारण आपको लगता है?
सर कारण तो दरअसल शुरुआत से ही जैसे बच्चे फर्स्ट टू नर्सरी से फर्स्ट सेकंड क्लास में जब पहुँचते हैं तो इन्वायरमेंट उसके उनके लिए कुछ क्रिएट कर दिया था इस तरह से कि सबके मुंह से यही सुनने को मिलता है गणित एक हार्ड विषय है। सब उसको कह कह करके उसके दिमाग में एक मतलब मेंशन कर देते हैं कि गणित एक कठिन विषय है। और गणित थोड़ा मतलब उसको और सब्जेक्ट के मुकाबले उसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर और सब्जेक्ट को देखा जाए और सब्जेक्ट में क्या होता है कि एक बार कोई चीज़ याद कर ले या समझ लिए तो उसके लिए उसको उतने कर सकते हैं, बाकी मैथ में सब रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि बच्चा ज़्यादा क्या कहते हैं सामाजिक अध्ययन विषय के लिए ज़्यादा योग्य है या गणित विषय के लिए ज़्यादा योग्य है? किसी अगर 10th क्लास के बच्चे को आपको आइडेंटिफाई करना हो, क्योंकि आप 9-10 के टीचर बनने जा रहे हैं 9-10 के लिए, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ है सर दोनों सब्जेक्ट से उससे उसके बारे में बैकग्राउंड पता करेंगे, उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे दोनों सब्जेक्ट से कंपेरिजन, मतलब ईजिली क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, वो जिस तरीके से मतलब वो क्वेश्चन का जवाब देता है उसके अनुसार आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसएसटी या वो गणित में किस तरह से ज़्यादा बेटर है। मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ कि 9th 10th पढ़ने के बाद बच्चे को स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। 5th क्लास से ही अगर बच्चा मैथ्स छोड़ना चाहे मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर उसका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो 5th के बाद 6th उसको मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ज़रूरत तो नहीं, लेकिन जो एजुकेशनल सिस्टम है उसे कंपलसरी किया गया। जी सर, नहीं सर, देखा जाए तो एक तरह से सही नहीं है। अगर आपको एनवायरनमेंट में समाज में रहना है तो 5th क्लास के बाद आपको गणित छोड़ना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। गणित पढ़ने के पीछे गणित शिक्षण के उद्देश्य अगर हम बात करें, 1-2 उद्देश्य बता सकते हैं, क्या कारण है? गणित शिक्षण के सर उद्देश्य जैसे दैनिक जीवन में गणित के बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। यदि गणित शिक्षण अगर आप रेगुलर कंपलसरी जहाँ तक किया गया वहाँ तक होता है तो एक बच्चा अगर मान लीजिए पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम छोड़ता है तो एक समाज में अपने आप को बेटर फील करेगा गणित शिक्षण पद्धति के द्वारा। गणित एक अन्य विषयों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सहायक है। सर विदाउट गणित तो लगभग जैसे और साइंस से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं, गणित के बिना तो उसका अध्ययन करना बेकार है सर। नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको 2-4 लाइन बोलना हो तो? नई शिक्षा नीति ज़्यादातर ये सर अंक शास्त्र मतलब न्यूमेरेसी और लिटरेसी इन दोनों पे ज़्यादा फोकस किया गया और मतलब TLM का प्रयोग करके अधिकतर बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए और सर प्रैक्टिकली ज़्यादा इसमें फोकस किया गया। ठीक है सर जी। डेमो के लिए क्या तैयार किया आपने? सर डेमो के लिए सर ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से तैयार किया है? 9-10 तक ही या फिर आगे भी? नहीं सर, जैसे अब KVSTGT था तो सर 10th लेवल से ही करके आया। ओके, NCERT तैयार किया है। तो NCERT में ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या दिया है? ट्रिग्नोमेट्री जैसे एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसमें हम मतलब 3 वर्टेक्स या 3 शीर्षों वाले किसी भी फिगर को जिसमें अध्ययन करते हो वो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत लाते हैं उसको। एग्जैक्ट में NCERT का डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। NCERT बुक में जो है सर उसको लर्न अभी नहीं की। चलिए तो डेमो आप पहले। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम फाइन आल्सो। सर आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में कुछ पढ़ाएंगे। मैथ्स में जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जो पढ़ाएंगे उसको भी आपको मेंशन कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। आज डेट क्या है बच्चों? 30 अप्रैल 2023। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्लास बच्चों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि कोई पेड़ है जो काफ़ी ऊंचा है या कोई पर्वत हो, जैसे हिमालय पर्वत ले लीजिए, ये भी बहुत हाईएस्ट होता है। तो इसकी ऊंचाई आप लोगों को पता होगी कि हाईएस्ट ऊंचाई कितनी होती है हिमालय पर्वत की। और
कोई पेड़ बहुत ऊंचा हो तो उसकी ऊंचाई भी कहीं कहीं मेंशन किया रहता है किसी बुक में या न्यूज़पेपर या कहीं भी आप देखे होंगे, या कोई एरोप्लेन्स ऊपर जा रहा है तो उसमें न्यूज़ में देखते हैं, कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पे एरोप्लेन्स जा रहा है। तो क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि क्या एरोप्लेन्स की ऊंचाई, हाइट, पेड़ की हाइट और हिमालय या इस सब की हाइट कैसे मापी गई होगी या कैसे मापा जाता है? क्या उसके लिए कोई मीटर या इंची टेप या कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट से यूज करके उसको मापते हैं या मापना संभव है? तो उसी के बारे में सर आज हम यहाँ पर टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री जो है उसी की सहायता से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम किसी पेड़ की हाइट निकालते हैं, कैसे किसी पर्वत की हाइट निकालते हैं, या कोई एरोप्लेन्स कहीं जा रहा है ऊपर हाइट्स पे उड़ रहा है तो उसके कैसे कैलकुलेट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो इसका मीनिंग है 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई मीन्स आपका होता है 3 और गोनो मीन्स आप कह सकते हैं वर्टेक्स, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। दैट्स मीन 3 वर्टेक्स वाले किसी भी फिगर का मेजरमेंट करना या उसके बारे में अध्ययन करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जैसे 10th लेवल से आप पढ़ रहे हैं तो 10th लेवल में केवल ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे बना। तो इस पे ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्रायंगल मतलब 3 वर्टेक्स मतलब ट्रायंगल पे ही इस पे स्टडी कर सकते हैं। तो ट्रायंगल मतलब किस ट्रायंगल पे हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, तो ऑल ओवर किसी भी ट्रायंगल पे यूज कर सकते हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में केवल हम यहाँ पर पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब इसमें इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस कह सकते हैं, या हिंदी में इसको कह सकते हैं कर्ण, इसको परपेंडिकुलर मतलब लंब कह सकते हैं, इसको बेस या आधार कह सकते हैं। इंग्लिश में ही सर? सॉरी सर। चलिए देखिए बच्चों, इसमें 3 चीज़ें हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। इसके पहले थोड़ा सा इससे हटकर थोड़ा एक टॉपिक देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और 2 व्यक्ति में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, चाहे जो कोई 2 व्यक्ति हो, आप किसी मार्केट में बैठे हैं किसी के सामने तो उसका भी आपसे कोई रिलेशन होगा, या आप घर में हैं तो आपके फैमिली मेंबर से भी कोई ना कोई रिलेशन आपका होगा, या किसी रिलेशन में गए तो वहाँ भी कोई ना कोई आपका रिलेशन होगा। तो जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं ए एंड बी, ठीक। जैसे कह दिया जाए ए फादर ऑफ बी, ए क्या है? फादर है किसका? बी का। या इसी को हम दूसरे सेंटेंस भी कह सकते हैं कि बी सन ऑफ ए। यहां पर मेंबर चेंज नहीं हो रहे, लेकिन रिलेशन जो है, रिलेशन का जो नाम है वो चेंज हो रहा है। पहले सेंटेंस में मेंबर वही है, लेकिन यहां पर रिलेशन आपका फादर का है, यहां पर भी मेंबर वही है, लेकिन रिलेशन का नाम चेंज हो रहा है। सेम वैसे यहां पर भी हम कह सकते हैं कि ये एक फैमिली मेंबर है, जिसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये तीनों एक फैमिली मेंबर हैं। इन तीनों के बीच एक रिलेशन है। तो किसी भी 2 पर्सन के बीच कम से कम 2 रिलेशनशिप होते हैं। तो यहां पर 2 रिलेशनशिप बना, वैसे इसमें भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच 2 रिलेशनशिप होंगे, परपेंडिकुलर बेस के बीच 2 रिलेशनशिप होंगे, और हाइपोटेनस और बेस के बीच भी 2 रिलेशनशिप होंगे। यहां पर हम रिलेशन कैसे निकालेंगे? जो किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं उसमें हम अधिकतर क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। साइड्स की हाइट मतलब लंबाई, या कितना छोटा है कितना बड़ा है, ये कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे इनके साइड्स के बारे में। तो कंपैरिजन करने पे कुछ हमें रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन का एक नाम रखा जाएगा। जैसे इसमें और इसमें रिलेशन कंपैरिजन किया गया तो परपेंडिकुलर
बाई हाइपोटीनस। ये एक रिलेशन बना किसके किसके बीच, परपेंडिकुलर और हाइपोटीनस। मेंबर यहां भी दो हैं, यहां दो मेंबर हैं, तो इनका भी एक इनवर्स रिलेशन होगा और अपोजिट रिलेशन होगा। तो अपोजिट रिलेशन जब इनका करेंगे तो इनका भी अपोजिट रिलेशन बनेगा हाइपो। सर हाँ सर, नाम भी दे रहे हैं, पहले रिलेशन लिख देते हैं सबका, उसके बाद नाम अभी दे रहे हैं। सॉरी सर, तो सॉरी सर, इस रिलेशन को इस रिलेशन को एक नाम दिया गया जिसको कहा गया साइन। शुरुआत में इसको क्या कहा गया, साइन कहा गया। इसी के अपोजिट रिलेशन को कहा गया, ठीक है, कोसेकेंट। हाँ सर, इसमें एंगल अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके अपोजिट जो साइड्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसी भी कंडीशन। सॉरी, तो एंगल सर ये लेंगे, इस एंगल को थीटा नाम दे देते हैं। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग यस सर, चलिए लेट्स मान लेते हैं ये एक आपका एक ट्री है जो इसका नाम ए बी है, ठीक। यहां पर एक पॉइंट्स है अर्थ पे, ठीक। इस पॉइंट से इस ट्री के हम पीक इसको देखते हैं टॉप पॉइंट को, और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितनी ऊंचाई पे है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहां पर सन से एंगल देखेंगे कि इस पॉइंट का इस ट्री के टॉप से क्या एंगल बन रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक। उसके बाद हम यहां जो पॉइंट है और यहां इसके पेड़ के मतलब ट्री के बेस से लेकर के इस डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेंगे। डिस्टेंस मान लेते हैं कि ए पॉइंट। सर यहां से सर पेड़ की जो क्या कहते हैं, पेड़ की जो साइडो होगी छाया, उसकी सहायता से सर यहाँ पर एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। नहीं, डिस्टेंस तो मेजर करेंगे सर, शैडो प्लस यहाँ से जो देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कभी किसी चीज़ को तो जैसे सामने देख रहे हैं तो अपनी आंखों को हम सीधा करके देखते हैं, ठीक। अगर किसी हाइट को देखना है तो आंखों को अप करना पड़ेगा, अगर डाउन देखना तो डाउन करना पड़ेगा। जी सर, you are going to say that only one variable we can find the height. There must be a two variables. हाइट सर वन वेरिएबल्स, One variable सर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट को सर एक वेरिएबल्स आपको आप पता होने चाहिए। इसको कैलकुलेट करिए सर, इसको हाइट को, ठीक सर। इसका लेट्स कर लेते हैं कि हाइट एच है, एंगल 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए, ठीक। सॉरी, किसी भी चीज में ओवर लग जाता है फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका ठीक था लेकिन थोड़ा सा ओवर हो गया। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस एक बारीक रेखा होती है, उसको क्रॉस किए तो सब गुड़ गोबर हो जाता है। उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक। प्लस अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, अपने गांव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने स्टेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जहां के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूपी में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, पूरे इंडिया में कितने हैं, केंद्रीय विद्यालय के चेयरमैन कौन हैं, है ना, ये सारी जानकारी आपके पास होनी। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में होनी चाहिए, ये सब आपने अभी तैयार नहीं किया है, ठीक है। 9, 10 जिसको आपको पढ़ाना है मैथ्स के लिए हो तो मैथ्स के लिए किस चैप्टर, किस क्लास में कौन सा चैप्टर, एनसीईआरटी। बाकी साइड बुक में आप कितने विद्वान हैं उससे मतलब नहीं होता है, एनसीईआरटी करिकुलम है ना।
एनसीईआरटी के बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन, खास करके अपने सब्जेक्ट्स के बारे में होना जरूरी है। इन सारी बातों का बाकी सर ये सब में बॉडी लैंग्वेज पे आपको रिस्पॉन्स करना है तो थोड़ा सा भी पोलाइट हो जाए। आपकी बॉडी में रूपनेस लगती है, थोड़ा सा वो रिस्पॉन्स करते हो तो रूपनेस थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। और बाकी तो सर मैं सारी चीज़ें बता दूँगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा होमवर्क करिएगा इसको। वही ओवर कॉन्फिडेंट बैठने का भी तरीका थोड़ा सा मतलब वो एक होता है स्ट्रेट वे में, है ना। आप कहते हैं ये तरीका देखिए, ये तरीका सर सही, जेस्चर और पोस्चर जो ठीक है है। उसको थोड़ा सा खुद अकेले में आईने के सामने अपने आप को सुधार लाने का प्रयास करिए। थोड़ा कुछ लोगों का इंटरव्यू देखिए कि इंटरव्यू में कैसे बैठते हैं, किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी हॉबीज क्या है। इस सब पे आपको काम करने के भी है टाइम, इतना टाइम है जिस पे आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। लैंग्वेज पे भी ध्यान दें।